इन छात्रों, आपके इस अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैट्रिक एग्ज़ाम 14 फरवरी 2023 से होने वाली है। तो मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए अब टाइम बहुत कम बचा है छात्रों। तो आप लोग मेहनत से अपनी तैयारी करते रहिए। और सोशल साइंस का परीक्षा 16 फरवरी 2023 को है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इतिहास के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न। जी हाँ, आज सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर लेकर आया हूँ। ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद क्या है? जी हाँ, राष्ट्रवाद क्या है काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और इसमें जो लिखा गया है वो शब्द, जो भाषा, वो काफ़ी आसान है। तो इसका आंसर होगा, किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त ऐसी भावना जो उनमें परस्पर प्रेम और एकता स्थापित करती है, राष्ट्रवाद कहलाता है। जी हाँ, यही लिख देना है कि राष्ट्रवाद क्या है इसके आंसर में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? इसका सही आंसर होगा कि सबसे पहले लिखना है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं निम्नलिखित थी, जिसमें पहला पॉइंट है राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। जी हाँ, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। दूसरा, लगभग 300 छोटे छोटे राज्य। जी हाँ, छोटे छोटे काफ़ी राज्य थे, 300, जिसके कारण जर्मनी के एकीकरण में काफ़ी मुश्किल आ रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा, इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमता। ये तीसरा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है 4 नंबर का, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। जी हाँ, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट है 5वां पॉइंट, मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। जी हाँ, मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति, ये 5वां पॉइंट है जर्मनी के एकीकरण की बाधा में। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है कि खूनी रविवार क्या है? जी हाँ, खूनी रविवार क्या है? इसका आंसर लिखना है छात्रों, 1905 ईस्वी के रूस जापान युद्ध में रूस एशिया के एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया था। पराजय के अपमान के कारण रूसी जनता ने क्रांति कर दी। जी हाँ, अपमान के कारण रूसी जनता क्रांति कर दी थी कि जापान एक इतने छोटे से देश और हमारे इतने बड़े देश रूस को हरा दिया। तो इसी कारण से, अपमान के कारण रूस की जनता ने क्रांति कर दी और 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। जार की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। यह घटना रविवार के दिन घटित हुई, इसलिए इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ये जो घटना 9 जनवरी 1905 को जो घटना घटा था, ये रविवार के दिन था, इसलिए इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न छात्रों, चौथा प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह के बारे में संक्षेप में लिखें। जी हाँ, चंपारण सत्याग्रह काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर होगा कि बिहार में नीलहों द्वारा नील की खेती के लिए 3 कठिया व्यवस्था लागू की गई थी, जिसके अनुसार प्रत्येक किसान को अपनी कुल भूमि के 3/20 हिस्सा या 15% भूमि पर नील की खेती करनी होती थी। नील की खेती करने से खेत बंजर हो जाती थी, इसलिए किसान काफ़ी परेशान थे। इस व्यवस्था के खिलाफ 1917 ईस्वी में, जी हाँ, इस व्यवस्था के खिलाफ 1917 ईस्वी में सत्याग्रह शुरू हुआ। गांधी जी के आगमन एवं उनके प्रयास के बाद किसानों को राहत दी गई। गांधी जी के प्रयास से चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ। जी हाँ, जब गांधी जी आए
तो गांधी जी के नेतृत्व में यहाँ चंपारण सत्याग्रह किया गया और यह आंदोलन पूरी तरह से सफल रहा। नेक्स्ट प्रश्न है छात्रों 5 नंबर का, गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। जी हाँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न। इसका आंसर होगा कि गैरीबाल्डी का जन्म 1807 ईस्वी में नीस नामक नगर में हुआ था। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थक था। गैरीबाल्डी ने सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली के प्रांतों का एकीकरण कर, जी हाँ, दक्षिणी इटली के प्रांतों का एकीकरण कर वहाँ गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया। गैरीबाल्डी ने सिसिली और नेपल्स पर भी आक्रमण किया। जी हाँ, गैरीबाल्डी सिसिली और नेपल्स पर भी आक्रमण किया और 1862 ईस्वी में गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई। काउंट काबूर ने गैरीबाल्डी के इस अभियान का विरोध करते हुए रोम की रक्षा के लिए पीडमाउंट की सेना भेज दी। अभियान के बीच में ही गैरीबाल्डी की काबूर से भेंट हो गई। जी हाँ, अभियान के बीच में ही गैरीबाल्डी और काबूर की भेंट होती है तथा रोम अभियान वहीं खत्म कर दिया जाता है। दक्षिण इटली के जीते हुए क्षेत्रों को गैरीबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल को सौंप देते हैं। जी हाँ, जो भी क्षेत्र को जीतते हैं वो विक्टर इमैनुअल को सौंप देते हैं। गैरीबाल्डी अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान का जीवन जीने लगता है। जिस त्याग, देशभक्ति और वीरता का परिचय गैरीबाल्डी ने दिया, उसके उदाहरण संसार के इतिहास में बहुत ही कम मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 6 नंबर का। प्रश्न है कि माई ली गांव घटना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा। जी हाँ, तो इसका आंसर होगा माई ली दक्षिण वियतनाम के एक गांव था जहां के लोगों को वियतकांग समर्थक मानकर अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेर कर पूरे गांव को घेर लिया और घेर करके पुरुषों को मार डाला। जी हाँ, पुरुषों को क्या किया कि सभी को मार दिया। जी हाँ, और औरतों और बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया। फिर उन्हें भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दी। जी हाँ, पूरे गांव में आग लगा दिया था। लाशों के बीच दबा एक बूढ़ा जिंदा बच गया था, जिसने इस घटना को उजागर किया था। माइली गांव की घटना उजागर होने से अमेरिकी सेना की आलोचना पूरे विश्व में होने लगी। जी हाँ, जब इस प्रकार का घटना घटित हुआ था माइली गांव में, तो अमेरिकी सेना का पूरे विश्व में आलोचना होने लगी, उसकी बुराई होने लगी थी। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर का कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर होगा औद्योगिकरण औद्योगिक क्रांति की देन है। जी हाँ, औद्योगिकरण औद्योगिक क्रांति की देन है, जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मशीनों के द्वारा होता है। इसमें बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है और उत्पादन की खपत के लिए बड़े बाज़ारों की आवश्यकता होती है। औद्योगिकरण नए नए मशीनों का आविष्कार एवं तकनीकी विकास पर निर्भर करता है। जी हाँ, औद्योगिकरण जो है नए नए मशीनों के आविष्कार और तकनीकी पर निर्भर करता है। जी हाँ, औद्योगिकरण के प्रेरक तत्व के रूप में मशीनों के अलावे पूंजी निवेश एवं श्रम का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस प्रकार से औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन मशीनों के द्वारा कारखानों में होता है। इस प्रक्रिया में घरेलू उत्पादन पद्धति का स्थान कारखाना पद्धति ले लेता है। जी हाँ, जो घरेलू जो उत्पादन होता था वही अब कारखाना हो गया और कारखाना में
उत्पादन होने लगा, यही औद्योगिकरण है। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर का, जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के कारणों का वर्णन करें। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति। जी हाँ, चार्ल्स दस, इसका आंसर होगा चार्ल्स दस एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। वह जनता के हित में कभी नहीं सोचता था, सिर्फ अपनी बारे में ही सोचता था। उसने प्रतिक्रियावादी पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया। पोलिगनेक ने लुई 18वें के समान नागरिक संहिता के स्थान पर वो क्या किया, पोलिगनेक कि जो लुई 18वें के द्वारा जो बनाया गया था समान नागरिक संहिता, उसके स्थान पर शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना की तथा उन्हें विशेषाधिकार प्रदान किया। जी हाँ, पोलिगनेक क्या किया, 18वें लुई 18वें के जो समान नागरिक संहिता बनाया हुआ था उसको हटा करके वो शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना करता है और इसमें विशेषाधिकार प्रदान जो होता है वो बड़े वर्ग को होता है। पोलिगनेक के इस कार्य के से प्रतिनिधि सदन एवं उदारवादियों ने इसका विरोध किया। चार्ल्स दस ने इस विरोध की प्रतिक्रिया में, जी हाँ, चार्ल्स दस इस विरोध की प्रतिक्रिया में 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेशों द्वारा उदारवादियों को दबाने का प्रयास किया। फलतः अध्यादेश के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई। फ्रांस में 28 जुलाई 1835 ईस्वी में गृह युद्ध आरंभ हो गया। इसे ही 1830 की क्रांति कहते हैं। जी हाँ छात्रों, तो इस प्रकार से प्रश्न का आंसर लिख देना है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर का, स्लम पद्धति से आप क्या समझते हैं, इसकी शुरुआत क्यों और कैसे हुई। इसका आंसर लिखेंगे कि छोटे, गंदे और अस्वास्थ्यकर स्थानों में आवासीय स्थल को स्लम कहते हैं। औद्योगिकरण के कारण शहर में रहने वाले मजदूरों के लिए आवास की समस्या उत्पन्न हो गई और उन्हें नारकीय स्थिति में, जी हाँ, जब शहर में लोगों की संख्या अधिक जब बढ़ी तो लोगों को वहाँ काफ़ी कठिनाई से लोगों को नारकीय स्थिति में रहना पड़ा। जी हाँ, नारकीय स्थिति में रहने को विवश होना पड़ा। इस प्रकार स्लम क्षेत्रों की शुरुआत हुई। जब औद्योगिकरण जब हुआ तो औद्योगिकरण के कारण लोगों को काम के तलाश में शहर जाना पड़ा, जिसके कारण शहरों में मज़दूरों की संख्या काफ़ी बढ़ गई और उनको आवास नहीं मिलने लगा। जब आवास नहीं मिलने लगा तो उन्हें गंदे जगहों में रहने को विवश होना पड़ा। इसे ही स्लम क्षेत्र कहा गया, स्लम पद्धति, और इस प्रकार से स्लम क्षेत्र की शुरुआत हुई। नेक्स्ट प्रश्न छात्रों, और अंतिम प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण, कि छापा खाना यूरोप में कैसे पहुंचा। जी हाँ, मुद्रण कला के आविष्कार और विकास का श्रेय चीन को है। जी हाँ, मुद्रण कला के आविष्कार और विकास का श्रेय चीन को है। यद्यपि मूवेबल टाइपों द्वारा मुद्रण कला का आविष्कार तो पूरब में ही हुआ, परंतु इस कला का विकास यूरोप में अधिक हुआ। इसका प्रमुख कारण था कि चीनी, जापानी और कोरियन भाषा में, जी हाँ, चीनी, जापानी और कोरियन भाषा में 40,000 से अधिक वर्णाक्षर थे। फलतः सभी वर्णों का ब्लॉक बनाकर उपयोग करना कठिन कार्य था। लकड़ी के ब्लॉक द्वारा होने वाले मुद्रण का समरकंद, पर्सिया, सीरिया मार्ग से यानी रेशम मार्ग से व्यापारियों द्वारा यूरोप में सर्वप्रथम रोम में प्रविष्ट हुई। जी हाँ, रेशम मार्ग द्वारा मुद्रण कला सबसे पहले यूरोप में रोम में प्रवेश किया, रोम पहुंचा। जी हाँ, 13वीं सदी के अंतिम में रोमन मिशनरी एवं मार्को पोलो द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुँचे। जी हाँ छात्रों, तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
तो दोस्तों, अगर आप नए व्यूअर हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार की वीडियो हम आप लोग के लिए प्रतिदिन देते रहे हैं और इसी प्रकार का वीडियो हम प्रत्येक दिन ये पोस्ट कर रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर तथा कमेंट ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।